हम कंपनी के इशू ऑफ शेयर का कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। एक क्वेश्चन बैंक लगाते हैं अच्छे से। चलिए देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ABCD 4 ऑप्शन। आप चाहें तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको पॉज कीजिए, अपना आंसर सोचिए और देन फिर अपने रियल आंसर जो मैं बताऊं उससे मिला लीजिए। चलिए, आपको अपनी तैयारी पता चलती रहेगी। टॉपिक रहेगा आज का इशू ऑफ शेयर। शेयर से रिलेटेड बातें अपन करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग बोलते हैं। चलिए जी, सो पहला क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज जैसे हम जब शेयर इशू करते हैं तो उस समय शेयर अलॉटमेंट नाम आता है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी है या इनकम है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ आप 1 मिनट सोच लीजिएगी। 1 मिनट की ज़रूरत नहीं होती, सेकंडों में होता है काम। आप सोच लीजिए और फिर अपना आंसर मिला लीजिए। फिर मैं उसको एक्सप्लेन तो करूँगा ही करूँगा। चलिए, हो गया। हाँ, तो शेयर अलॉटमेंट क्या होता है कि जब अलॉटमेंट की तारीख आती है तो हम लोगों से पैसा मंगाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि हमने आपको शेयर अलॉट किए, लाओ पैसा लाओ। तो ये हमारे लिए असेट है। एक्सपेंस और इनकम तो ये है ही नहीं। लायबिलिटी का मतलब होता है देना है। देना क्यों है? ये तो हमें मिलना है, तो ये हमारा असेट है। ठीक है सर, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारे लिए क्या है सर? असेट है। चलिए जी, ये रहा आंसर सी। सर A B नहीं, A B C और D। ओके, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, जो हमें प्रीमियम मिलता है जब हम शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम मिलता है। प्राइमा फेसी हमें लगता है ये इनकम है। ऑप्शंस आर, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जाएगा, ये असेट साइड में जाएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L के क्रेडिट साइड पे जाएगा, या ये डेबिट साइड पे जाएगा। देखिए मैं बताऊं, क्लोज कॉन्टेस्ट है A और C ऑप्शन के बीच में, क्योंकि जनरली बच्चा ये सोचता है, स्टूडेंट ये सोचता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलता है वो कंपनी के लिए इनकम है। ये बात सही भी है, लेकिन इसे हम जो शो करते हैं, इसे हम शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ओके, मैं फिर बोलता हूँ, ये जो इनकम होती है सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपकी रेगुलर इनकम नहीं होती। आपने पैसा ज़्यादा ले लिया पब्लिक से, तो इसे आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो करेंगे। ये आपका बैलेंस शीट का जो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट होता है, जिसे पहले अपन लायबिलिटी पार्ट बोलते थे, उसे कंपनी में इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट बोलते हैं, वहाँ दिखाया जाएगा। तो इसका आंसर A रहने वाला है। चलिए जी, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ अथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाउंड अप इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, नन ऑफ दीज। चलिए, अब मैं अमिताभ बच्चन तो हूँ नहीं कि उनकी स्टाइल से पढ़ूंगा, फिर भी इन्होंने ये पूछा है कि जो अथोराइज्ड कैपिटल है उसका वो पार्ट जो केवल तब मांगा जाएगा जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी, जब कंपनी का एंड आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, कंपनी जो पैसा एंड में मांगती है, मांग सकती है, उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनी पहले ही एक रिजोल्यूशन पास करके तय कर लेती है कि कितना पैसा हम एंड में मांगेंगे। जैसे 100 रुपये का शेयर है, तो कंपनी ने कहा 80 रुपये तो हम अभी ले रहे हैं, और बाकी 20 रुपये हम अभी नहीं लेंगे, 5-10 साल में भी नहीं लेंगे, जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब लेंगे। तो ऐसा पहला पैसा कहलाता है रिजर्व कैपिटल। तो इसका आंसर सर रहेगा रिजर्व कैपिटल। सही जवाब। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने 5000 के लिए। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। प्रीमियम, जो हम शेयर पे प्रीमियम लेते हैं, उसका इस्तेमाल हो सकता है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, नन ऑफ दीज। वेल, सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हम लेते हैं, कंपनी लेती है, उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेज ही हो सकते हैं। उसमें एक यूज़ है कि अगर कंपनी फ्री में शेयर देना चाहती है, अगर कंपनी फ्री में शेयर देना चाहती है तो कंपनी दे सकती है फ्री में शेयर। ठीक है, फ्री में शेयर देना चाहे तो दे सकती है, और वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकती है। मैं थोड़ा और बोलूँ, इसे थोड़ी देर यूँ समझिए कि शेयर फ्री में देने से लॉस होता है, तो वो लॉस आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर अप कर सकते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो इसका आंसर A आएगा। बाकी B और C बता दूँ, जो पैसा तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से लिया है उसे आप
प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सिक्योरिटी प्रीमियम का नेचर जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, तो आप उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, आप उसे जनरल रिजर्व में नहीं डाल सकते। ठीक है बेटा, चलिए फ्री में बोनस शेयर देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, और ये क्वेश्चन ये रहा आया सामने। इफ़ शेयर्स ऑफ ₹10 ऑन विच ₹8 हैज़ बीन कॉल्ड एंड ₹6 इज पेड इज फॉरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। तो ये फॉरफिचर से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन शेयर है 10 रुपये का, कंपनी ने उसमें से 8 रुपया मंगा लिया है और 2 रुपया अभी मंगाना बाकी है, यानी फाइनल कॉल मान लेते हैं बाकी है। 8 में से 6 रुपया बंदा हमें दे चुका है, 8 में से 6 वो दे चुका है। इनका क्वेश्चन ये है कि शेयर कैपिटल किस अमाउंट से डीआर होगा। तो शेयर कैपिटल डीआर होता है कॉल्ड अप फिगर से। ये पूरा कंडीशनल क्वेश्चन है कि शेयर का क्वेश्चन हो, अगर फॉरफिचर हो रहा हो तो शेयर कैपिटल डीआर होता है कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है 8, तो वो डेबिट भी होगा 8 रुपये से। आप ऑप्शन में पढ़ के सी सेलेक्ट कर लीजिएगा, सी 8 रुपये। अगर मैं इसका लॉजिक बताऊं तो ये है एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, जहाँ तक कि आपने एंट्री कर दी है, जितना रुपया आपने शेयर कैपिटल के नाम से सीआर कर दिया है, फॉरफिचर के टाइम उतने ही रुपए से वो डीआर होता है। रियल लॉजिक ये है। चलिए और धीरे धीरे समझ में आएगा। बाकी तो कुछ एक वीडियोस बने हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए, उससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। इफ़ अ शेयर ऑफ 10 रुपी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी on which the full amount has been called and ₹8 including premium paid is forfeited, the share capital account should be debited with. Well, confusion इसमें 3-4 फिगर्स हैं, जैसे मैं बताता जाता हूँ। 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 12 रुपये कॉल किया, यानी 2 रुपये प्रीमियम का मांगा। ठीक है, और उसमें से 12 में से समझो बंदा 8 रुपये हमें दे चुका। ये पूछ रहे हैं कि शेयर कैपिटल कितने रुपये से डीआर होगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। तो लेकिन कॉल्ड अप के नाम पे आप प्रीमियम का फिगर नहीं लिखोगे, कॉल्ड अप के नाम पे आप केवल कैपिटल का फिगर ही लिखोगे, तो आप 10 रुपये लिखोगे। क्योंकि जैसे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट याद करके जाता है शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप अमाउंट से जो मांगा गया हो। तो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट नहीं होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट होता है। कॉल्ड अप अमाउंट तो 12 है, पर कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 10, तो इसलिए कॉल्ड अप कैपिटल 10 आएगा। पिछले वाले में कॉल्ड अप कैपिटल 8 था। चलिए, होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। आएंगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आएंगे, देखिएगा जरा। बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ। वेल, आपने किसी का शेयर फॉरफिट किया, वो फॉरफिचर की आपको एंट्री याद होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल शेयर फॉरफिटेड। तो शेयर फॉरफिटेड क्या होता है, सीआर होता है। अब जो सीआर होता है वो जनरली लायबिलिटी साइड में जाता है। अब ये पूछ रहे हैं लायबिलिटी साइड में बताओ कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, शेयर कैपिटल में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो ये जाएगा शेयर कैपिटल में। तो जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है, अगर शेयर री इशू ना हुआ, तो ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट होता है वो शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है। बाद में मैं एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा बैलेंस शीट के ऊपर, कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, तब हम इसका और प्रेजेंटेशन देखेंगे डिटेल में कि और कहाँ जाता है। अभी के लिए समाचार है बी शेयर कैपिटल। चलिए, नेक्स्ट आइटम इज व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। फॉरफिचर के पीछे ही पड़ गया है। जब कोई बंदा हमें पैसे नहीं देता, हम उसके शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, तो शेयर कैपिटल डीआर होता है नॉमिनल वैल्यू से, पेड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। जवाब है बी, कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर से वो डीआर होता है। ये थोड़ा आपको याद करना है। ठीक है जी बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। इफ़ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, द सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू। ये इंटरेस्टिंग है। देखो, हमने किसी का शेयर फॉरफिट किया और मान लो 4 रुपये कमाया। अब जब हम री इशू करते हैं तो हम 4 रुपये डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन मान लो हमने 3 रुपये डिस्काउंट दिया तो हमारे पास 1 रुपया बच गया। तो अगर हमारे पास जो 1 रुपया बच गया, ये क्वेश्चन पूछता है वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा बेटा आपका कैपिटल रिजर्व में। इसका आंसर होगा ए, कैपिटल रिजर्व। सही जवाब है ये। अब आपके स्क्रीन पे कैपिटल रिजर्व। मैं फिर बोलता हूँ,
₹4 अगर आपके पास पड़े हैं, ₹3 आपने उसमें से यूटिलाइज कर लिए, तो जो बचा हुआ ₹1 है वो कहा जाएगा कैपिटल रिजर्व। ₹4 से ज़्यादा तो आप दे भी नहीं सकते थे उस क्वेश्चन में, अगर आपने 4 ही कमाया था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ ऑन शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ₹10 have been called up and also received, it will be shown as। कहता है कि कोई शेयर मान लो ₹10 वाला है, इसको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोलते हैं, और ₹10 हमने कॉल भी कर लिया है और मिल भी गया है। वाह, ये तो सब कुछ ही हो गया मांग भी लिया, मिल भी गया, तो इसे कहाँ कैटेगराइज करोगे आप? इसको बोलोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, या ऐसे बोलोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ए आंसर हो जाएगा इसका, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। हमने मांग भी लिया है और हमें मिल भी गया है। जी हाँ, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, इफ ऑन शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ₹8 हैव बीन कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी, इट विल बी शोन एज। वेल, अगर शेयर ₹10 का है पर अभी तक हमने 8 ही मांगा है, हालांकि 8 मांगा है और मिल गया है, तो इसे क्या हम फुल्ली पेड अप कह सकते हैं? नहीं, शेयर फुल्ली पेड तो हुआ ही नहीं, तो इसका आंसर बी होगा। इसे रखेंगे इस वाली कैटेगरी में, शेयर्स सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, सही जवाब। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि सर क्या लड्डू क्वेश्चन है। देखो, अ कंपनी हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू, इट हैज़ रिसीव्ड द टोटल अमाउंट एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 on 500 इक्विटी शेयर, दीज 500 इक्विटी शेयर विल बी शोन एज। तो पूरी स्टोरी सुनते हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, ₹10 वाला शेयर था, पूरा अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया और मिल भी गया। केवल एक बदमाश इंसान था, उस बदमाश आदमी ने हमें 500 शेयर पे ₹1,500 नहीं दिए। तो इन 500 शेयर को आप क्या बोलोगे? ये फुल्ली पेड तो हुए ही नहीं, फुल्ली पेड नहीं हुए। बाकी लोग तो हो गए, जो 9,500 लोग हैं वो तो फुल्ली पेड हो गए। ये 500 का शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? इसको रखेंगे बी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अब आएंगे तिरछे क्वेश्चन। व्हेन शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक आर सब्सक्राइब्ड कंप्लीटली देन इट इज रेफर्ड टू एज। वेल, जो हम पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं, अगर वो खरीद लेते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और भाई उसके पैसे भी नहीं लगते, सच में नहीं लगते। पहले तो मैं खुद बहुत डरता था कि चैनल सब्सक्राइब करते तो पैसे लगते हैं क्या? चैनल सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। हाँ, शेयर सब्सक्राइब करते हो तो पैसे लगते हैं। खैर, अगर शेयर पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं और पब्लिक उसे कंप्लीटली सब्सक्राइब कर लेती है, यानी परचेज कर लेती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, नो सब्सक्रिप्शन, या नन ऑफ दीज? तो क्या लड्डू क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा फुल सब्सक्रिप्शन। हम जानते हैं 3 सिचुएशन हो सकती है। 10,000 शेयर मान लो निकाले और 10,000 ही लोगों ने परचेज कर लिए, यस कहा, फुल सब्सक्रिप्शन। 10 की जगह 9,500 शेयर्स के लिए यस कहा, अंडर सब्सक्रिप्शन। 10,000 के मुकाबले 12,000 एप्लीकेशन आ गए, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देयर आर 3 सिचुएशंस, इससे अलावा चौथी सिचुएशन हो नहीं सकती। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा। ओह, बड़ा क्वेश्चन है। A company X Limited has 9% debenture of 10 lakh rupee and share capital of 7,50,000 for the year ended 31st March 2017. The company suffered a loss of 5 lakh rupee. The director of the company requested the debenture holder to forego their interest, but they disagreed. Wow. What should the directors do? पहले केस समझ लीजिए। एक कंपनी है, कंपनी ने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, पब्लिक से पैसा ले रखा है, 9% ब्याज की रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। कंपनी का शेयर कैपिटल 7.5 लाख रुपए है और कंपनी को लॉस हो गया, मान लो पेंडेमिक हो गया, कंपनी को लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो डायरेक्टर्स ने रिक्वेस्ट किया कि भाई, डिवेंचर होल्डर को रिक्वेस्ट किया, भाई मान जाओ, आप अपना इंटरेस्ट छोड़ दो। लेकिन वो लोग राजी नहीं है, वो लोग कहा नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे। वॉट शुड द डायरेक्टर डू? अब डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? पे इंटरेस्ट वेदर दे अर्न प्रॉफिट और अकर लॉसेस, उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा। डू नॉट पे, इट इज़ नॉट कंपलसरी, इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपलसरी नहीं है। इफ डिवेंचर होल्डर्स अग्री दे डू नॉट पे, नन ऑफ दीज। वेल, क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है वो लोग डिसअग्री हैं। जब हमने उन्हें इंटरेस्ट माफ़ करने के लिए कहा, माफ़ करना फॉरगो करने के लिए कहा, उन्होंने माफ़ नहीं किया, तो भाई डायरेक्टर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको पे करना पड़ेगा। इसका ए आंसर सही है कि पे इंटरेस्ट
वेदर दे अर्न प्रॉफिट और अकर लॉसेज। यहीं पे एक मेजर डिफरेंस आता है शेयर और डिवेंचर में। शेयर के केस में प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दो, वो भी बोर्ड की मर्जी है कि दो चाहे मत दो, लेकिन डिवेंचर के मामले में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। नो इफ नो बट, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा और आप कमाओ नहीं कमाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। तो पे इंटरेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़े से और है, टोटल शायद 20 क्वेश्चन ही है। विच अमंग्स्ट द फॉलोइंग शेयर कन्फर वोटिंग राइट ऑन इट्स होल्डर्स। कहता है इनमें से कौन सा शेयर ऐसा है जिसमें वोटिंग राइट होता है होल्डर्स को। इक्विटी शेयर के केस में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में, पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर के केस में, नन ऑफ दीज। वेल, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स को होता है सर, प्रेफरेंस शेयर को नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर को कुछ सेलेक्टेड मामलों में होता है, उनका हर मामले में वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर का हर मामले में वोटिंग राइट होता है। तो जनरली सेइंग इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं दे कन्फर द वोटिंग राइट। जब भी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, दे विल कास्ट देयर वोट, वो अपना वोट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपनी कैन ओनली फॉरफिट शेयर्स इफ इट इज रिटर्न इन। कंपनी शेयर्स तभी फॉरफिट कर सकती है जब ये लिखा हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्लॉज में या डील डॉक्यूमेंट में। वेल, कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। इसका आंसर ए होगा। हमें पता है कि कंपनी के दो मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनीज की बाउंड्रीज तय करता है, एक्सटर्नल बाउंड्रीज तय करता है, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी के इंटरनल रूल सेट करता है। तो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, अपन पूरा नहीं बोलते आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो शेयर्स फॉरफिट किए जा सकते हैं। आई रिपीट, अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो ही कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है। मैं इसका आंसर पढ़ देता हूँ। आंसर है यस। लिखा है कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफिट द शेयर बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट एम्पावर द कंपनी टू डू सो। तो अगर आपके आर्टिकल्स में नहीं लिखा हुआ तो आप फॉरफिट नहीं कर पाओगे, फिर आपको अपने आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे या उसमें कहीं करेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। चलिए और सुनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जी, हाउ मच डे नोटिस पीरियड इज गिवन टू अ डिफॉल्टर इन फॉरफिचर। वेल, अगर कोई बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा तो हम उसे फॉरफिचर करने से पहले फाइनल नोटिस कितने दिन का देते हैं। फाइनल नोटिस होता है 14 डेज़ का। 14 दिन का नोटिस हम उसे देंगे कि 2 हफ्ते में आप पैसे दे दीजिए, वरना अब आपके शेयर का फॉरफिचर होगा। उसके बाद आप हमारे होल्डर्स नहीं रहेंगे, आपका नाम शेयर रजिस्टर या मेंबर्स रजिस्टर में से काट दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डैश डैश शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल। कौन से शेयर्स कन्वर्टेबल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका आंसर होगा सी। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कभी कन्वर्ट हो सकता है, कुछ कंडीशंस वगैरह के साथ कन्वर्ट हो सकता है। दूसरे पे तो लिखा ही है कन्वर्टेबल, वो तो कन्वर्ट होने ही है। इक्विटी शेयर जनरली प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो पाता या डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो इक्विटी शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं, ये थोड़े परमानेंट ओनर होते हैं, इनका कैरेक्टर चेंज नहीं होता। अगला क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ कैपिटल विल टेक प्लेस, होना चाहिए था विल टेक प्लेस आफ्टर द अथोराइज कैपिटल। यानी ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की बात है कि अथोराइज कैपिटल के बाद कौन सी कैपिटल दिखाई जाती है। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर जिसमें पूरा कैपिटल का ट्री होगा आपके सामने। तो सबसे पहले आप देखेंगे उसमें अथोराइज कैपिटल होता है। अथोराइज कैपिटल में से कंपनी शेयर इशू करती है, तो उसके बाद आता है इशूड कैपिटल। पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर होगा इशूड कैपिटल। वैसे पूरा ही होता है, सबसे पहले होता है अथोराइज कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, उसमें से निकलता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड को कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद कंपनी कॉल करती है तो होता है कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप कैपिटल के बाद लास्ट में होता है पेड अप कैपिटल। वाह, चलो लिख ही दिया। चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी मैक्स टू मैक्स जो पैसा ले सकती है कॉल्ड अथोराइज कैपिटल। उसमें कंपनी जो पैसा लेना चाहती है इशूड कैपिटल। जितने शेयर्स पब्लिक ले लेती है सब्सक्राइब कैपिटल। जो पैसा कंपनी मंगाती है कॉल्ड अप कैपिटल। और जो पैसा
पब्लिक चुकाती है वो होता है पेड अप कैपिटल। तो ये सीक्वेंस होता है, आपको फॉलो करना होता है। और ये अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन ए कंपनी मेक्स एन ऑफर और इनवाइट्स द पब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब इट शेयर, इट इज़ नोन एज। जब कंपनी शेयर ऑफर करती है या सबको इन्वाइट करती है कि आओ शेयर्स आके ले लो, जब कंपनी सबको इन्वाइट करती है, पब्लिक एट लार्ज को, जनरल पब्लिक को इन्वाइट करती है, तो इसे क्या कहेंगे? इशू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, या इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसका आंसर डी होगा, आईपीओ। वैसे पब्लिक आ गया वर्ड तो उससे भी समझ जाओगे। बाकी ऑप्शन का मतलब यूं ही समझें तो कंपनी अगर 10 का शेयर 10 में देती है तो उसे बोलेंगे पार वैल्यू, 10 का शेयर ज़्यादा में देती है तो उसे बोलते हैं प्रीमियम वैल्यू। कंपनी कुछ सेलेक्टेड पर्सन को, जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, उनको शेयर्स दे देती है तो कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब हम इन लार्ज जनरल पब्लिक को एट लार्ज इनवाइट करते हैं तो वो होता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और इनवाइट्स द पब्लिक इन जनरल टू सब्सक्राइब इट शेयर, इट इज़ नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।